नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रशासनिक सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। प्रशासनिक सुधारों के लिए आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। प्रशासनिक सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। शाम 4:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। सीएम आवास में ये बैठक होगी, जहां पर अधिकारियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज कोई इस संबंध में बड़ा फैसला भी किया जा सकता है। साथ ही प्रशासनिक सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम 4:30 बजे सीएम आवास में बैठक होनी है, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का यह मंथन होगा। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इससे खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह के बड़े फैसले की उम्मीद विक्रम की जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लगातार प्रशासनिक अमले को सुधार के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसी क्रम में जिस तरीके से विभागों को मर्ज किए जाने के लिए भी बड़े स्तर पर विभागीय बैठकें चल रही हैं, उन्हीं की समीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक करेंगे। शाम 4 बजे ये बैठक होगी 540 राजमार्ग पर, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो विभागीय अधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देंगे। मतलब है कि लंबे समय से ये पूरी जद्दोजहद की जा रही है कि किस तरीके से विभागों को आपस में मर्ज किया जा सके। जो ऐसे विभाग हैं जो जिनके क्रियान्वयन के लिए सिर्फ दूसरे अधिकारियों को, दूसरे विभागों की जरूरत पड़ती है, विभागों को मर्ज किए जाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जद्दोजहद कर रही है। उसी क्रम में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से विभागीय स्तर पर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिन अधिकारियों के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी, उनमें किस तरीके से काम हो रहा है, जो जिन अधिकारियों को अलग अलग विभागों में तलब किया गया था, उन पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, इन सभी चीजों की समीक्षा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में करेंगे। बिल्कुल, प्रशासनिक सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। विक्रम, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो प्रशासनिक फेरबदल को लेकर किस तरह के और नए निर्देश हो सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, साफ है कि प्रशासनिक अमले में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से लगातार चेकिंग की जा रही है, विभागीय स्तर पर जो निर्देश दिए गए हैं कि विभाग अपने स्तर से चेक करे कि कौन कौन से पदों पर कौन कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, किनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन सभी चीजों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। और विभागीय स्तर पर कौन कौन से काम लंबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ा रही है, उसमें कई जगहों पर ऐसा है कि एनओसी कुछ विभागों में अभी भी मैनुअली दी जाती है, कई विभागों में अभी भी काम जो है मैनुअली होता है। उनमें किस तरीके की देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, इन सभी चीजों की समीक्षा होगी, जिससे कि प्रशासनिक काम जो है वो सुधर सके और जो काम की गति है वो तेज हो सके। इन्हीं सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा इस बैठक में की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां से आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे गांधी शताब्दी अस्पताल के महिला विंग में आईसीयू का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 108 आपातकालीन सेवा के अंतर्गत 132 एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ भी करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10:55 पर मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम सचिवालय पर था। 11:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर ये चर्चा की जाएगी। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मंत्रिपरिषद की यह बैठक होगी। साथ ही दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की यह बैठक होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किए जाने को लेकर एक बैठक भी करेंगे। साथ ही कोरोना काल में सेवारत स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने को लेकर एक बैठक होगी। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना होंगे। यानी कुल मिलाकर आज का भी बिजी शेड्यूल है मुख्यमंत्री का। अंकित काला हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अस्पताल की महिला विंग में आईसीयू का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। कितनी सहूलियत होगी?
लोगों बिल्कुल, देखिए अक्षय, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यक्रम है काफी व्यस्त में, और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। चूंकि कोविड की वजह से अक्षय, इसमें जो हमारे राजधानी देहरादून के जो दून महिला अस्पताल था या अन्य अस्पताल थे, वो अधिकांश जो अस्पताल थे वो कोविड के लिए निर्धारित किए गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी इससे विशेष रूप से जो महिलाएं होंगी, जब उनके लिए एक अलग से विंग खुलेगी, एक वार्ड खुलेगा, तो और भी ज्यादा सहूलियतें होंगी। उसमें गर्भवती महिलाओं का इलाज के साथ ही अन्य जो महिलाओं से संबंधित जो बीमारी है, इनका इसमें लाभ मिलेगा। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 132 जो एम्बुलेंसेस है उनको भी हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, और ये आपातकालीन सेवा जो एम्बुलेंस की है वो उसमें लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। और उसके बाद करीबन 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, इनकी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। तो ये यहाँ पर भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, और फिर 1 बजे कैबिनेट की बैठक है। तो इन दोनों बैठकों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाएंगे, और इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री इसमें भी प्रतिभाग करेंगे, और फिर देर शाम मुख्यमंत्री आवास के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना। बिल्कुल अंकित, आज का जिस तरह से बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का आप बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो कौन से प्रस्ताव है जो कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी है क्या? देखिए अक्षय, इसमें कुछ विभागों की नियमावली में संशोधन किया जाना है, और करीब करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ एक सड़क से जुड़े हुए कुछ एक प्रस्ताव हैं जिसको कैबिनेट में हरी झंडी दी जाएगी। इसके अलावा भी उच्च शिक्षा से संबंधित भी कई एक प्रस्ताव हैं। तो इस बैठक के समापन के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक विशेष रूप से जानकारी देंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, तो वहां पर भी कैबिनेट कहीं ना कहीं अपनी मोहर लगाती हुई नजर आती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अच्छा, अपना सीट देते हैं, बाई बाई करते हैं। इधर कुछ गांव में लोगों ने सूट किया। और अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है। कुंभ की एसओपी पर मंथन होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून में यह बैठक होने जा रही है, जहां पर कुंभ को लेकर एसओपी पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से एसओपी जारी की गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का दबाव है। कोरोना संक्रमण के फैसले की आशंका के चलते केंद्र सरकार कुंभ में किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है, और इसीलिए उसने राज्य सरकार को कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के प्रतिदिन की अधिकतम संख्या सीमित करने, सामाजिक दूरी का पालन करने, श्रद्धालुओं का पंजीकरण कराने आदि की व्यवस्था और कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन करवाने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक राज्य सरकार को केंद्र सरकार की एसओपी का पालन सुनिश्चित करना है। आज मंत्रिपरिषद भी इस पर चर्चा करेगा, मंथन करेगा। अगले 2 या फिर 3 दिनों में एसओपी जारी कर दी जाएगी। कुंभ की एसओपी को लेकर यह मंथन होगा। आज की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान है कि गैरसैंण में बजट सत्र 1 से 9 मार्च तक चलेगा। विधानसभा ने सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार का इस बार का बजट विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहा है। इसे चुनावी बजट की मिसाल दी जा रही है। जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी में लोक लुभावन बजट पेश करेगी, और ये पूरी तरह से चुनावी होगा। बजट सत्र गैरसैंण, भराड़ीसैंण विधानसभा में करने का मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं, और माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में इस बार का बजट लोक लुभावन हो सकता है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और विख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी के बेटे अद्वितीय की शादी रविवार को नौकू चियाताल के लेक रिजॉर्ट में बड़े ही धूमधाम के साथ की गई। वर वधु नाव में सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और 7 फेरे लिए। अद्वितीय अवस्थी की शादी कैप्टन जयेंद्र मिश्रा की बेटी गायत्री मिश्रा के साथ हुई है। कैप्टन जयेंद्र मिश्रा मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन वो 1997 से भीमताल के सांगुड़ी गांव में रह रहे हैं। गायत्री मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। रविवार की शाम सांगुड़ी गांव में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। झील किनारे और हरे भरे जंगल के बीच स्थित इस रिजॉर्ट में वीआईपीज की शादी होती रही है। रविवार को भी यहां पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश और यूपी के कई अफसर समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। वो तकरीबन यहां पर 40 मिनट तक रुके। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीएसई की डेट शीट से जुड़ी हुई आज सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ये डेट शीट जारी करेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल जारी होगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हाल ही में 28 जनवरी को उन्होंने बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेट शीट 2021 को 2 फरवरी को जारी किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि सभी स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन के कार्य उस तारीख से पहले पूरे कर लेने चाहिए जब उस कक्षा की परीक्षाएं खत्म हो रही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी करेंगे। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बिना लाइसेंस से खाद्य सामग्री बेचने पर अब कार्रवाई की जाएगी। बगैर लाइसेंस सामान बेचने पर 6 महीने की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने का आदेश जारी किया है। पंजीकरण के लिए बाजारों में FSDA कैंप लगाए। तत्काल आवेदन करने के मौके पर ही लाइसेंस बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना गैर कानूनी है। इसमें आपको सजा के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों को चिन्हित करने के आदेश जारी किए हैं जिनके खिलाफ अब प्रशासन का डंडा चल सकता है। उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है या फिर भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। FSDA कैंप लगाकर पंजीकरण के लिए बाजारों में व्यवस्था की गई है। ये कहा गया कि बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना अब गैर कानूनी है। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 फरवरी को मंगलौर में होगी उत्तराखंड के किसानों की महापंचायत। किसान संगठनों ने बैठक आयोजित कर महापंचायत को अंतिम रूप दिया है। पदाधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा किसानों से पंचायत में पहुंचने की अपील की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापंचायत का किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। अपील की जा रही कि बड़ी से बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत का हिस्सा बने। इस महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति अख्तियार की जाएगी। 3 फरवरी को मंगलौर में किसानों की इस महापंचायत का आह्वान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। राव सरबर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास है कि किसान किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म करें, लेकिन किसानों का रुख अब जिस तरह से सख्त होता जा रहा है, क्या ये माना जाए कि हाल फिलहाल में ये विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो किसान जो है कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार दिल्ली के बॉर्डर पे जो है डेरा डाले हुए हैं, तो किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर जो है रुड़की के अंदर जो है एक महापंचायत मंगलौर में होने के लिए जा रही है। किसानों की 3 फरवरी को किसानों ने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है महापंचायत में जो है किसान पहुंचे और तो आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए या धरना को जो धरना चल रहा है उसको खत्म किया जाए या बढ़ाया जाए, उसको किस तरीके से और ताकत झोंकी जाए, पूरी एक रणनीति जो है वो किसान तैयार करने में अब जुटा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो किसान है वो केंद्र सरकार से जो है वो आर पार की मूड में जो है वो फिलहाल सड़कों पे उतरा हुआ है। सरकार जो है लगातार किसानों से प्रयास कर रही है बात करने के जो ये समाधान है ये बात के माध्यम से जो है वो सुलझ पाए, संशोधन किया जाए जो अगर कोई गलती इस कानून के अंदर हुए। पर किसान अपनी जिम्मत मांग जो है उनकी एक ही है कि जो ये काला कानून है इसको पूरी तरीके से वापस किया जाए। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। फिरोजाबाद में 2 बच्चों का किडनैपर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बीते रविवार को दोनों बच्चों के गायब होने के बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों को एक अज्ञात युवक टॉफी खिलाने के बहाने लेकर गया था। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद जांच में एसएसपी ने टीमें गठित कर बच्चों को जल्द बरामद करने की बात कही थी। इसी क्रम में पुलिस ने किडनैपर की तलाश शुरू की और मुठभेड़ के बाद इस किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया गया।
और अगली खबर जौनपुर से, जहां पर नगर पालिका के सभासद बाला यादव की हत्या बदमाशों ने गोली मारकर कर दी। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सिटी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह क्या कोई सियासी रंजिश है या फिर कोई पुराने रंजिश से जुड़ा पूरा मामला है, इस बात को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन हत्या की इस खबर के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। जौनपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस इससे पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या है। क्या चुनावी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया या फिर इसके पीछे वजह कोई और। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका के सभासद का मर्डर होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस फिलहाल इससे पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम सख्ती के बावजूद कानपुर पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। इस बार कानपुर पुलिस ने जो काम किया उसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान। दरअसल इस बार कानपुर पुलिस ने खाकी को शर्मसार करने का काम किया। कानपुर पुलिस पर भीख मांगकर गुजारा करने वाली दिव्यांग बेवा महिला से घूस लेने का आरोप लगा। पीड़ित महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर रो कर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला से उसकी लापता बेटी को खोजने के लिए दारोगा ने गाड़ी में डीजल भरवाने के नाम पर घूस ली। हालांकि एसएसपी ने मानवता दिखाते हुए अपने स्क्वाड की गाड़ी से महिला को थाने भेजकर पुलिस के साथ को बचाने का काम किया। अधिकारियों का कहना है कि महिला की बेटी को बरामद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस पर जो आरोप लगाया कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। एसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला आज एसएसपी के यहां पर पेश हुई थी। उसकी शिकायत पर पुलिस को फौरन उसकी बेटी को ढूंढने का आदेश जारी किया गया। कानपुर में चकेरी पुलिस का शर्मसार कर देने वाला कारनामा सामने आया, जहां पर विधवा दिव्यांग महिला ने आप बीती पुलिस को सुनाई है। हालांकि पुलिस अब इससे पूरे मामले को लेकर एक्शन में आती दिखाई दे रही है, लेकिन आरोप इस बात को लेकर लग रहा है कि इस गरीब दिव्यांग महिला क्योंकि भीख मांगकर गुजर बसर करती है उससे भी पुलिस ने वसूली करने की कोशिश की है। बेटी को ढूंढने के नाम पर गाड़ी में डीजल भराने के नाम पर पैसे की वसूली की। अब ये पूरा मामला एसएसपी के संज्ञान में आ चुका है। एसएसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कल से राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार भी जाहिर किए जा रहे हैं। तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से इस बात को लेकर अनुमान जाहिर किया गया। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून जिले समेत कहीं हल्की से हल्की बारिश और कहीं पर बर्फबारी की संभावना जाहिर की। गुरुवार को कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार शीतकाल में उत्तराखंड में बारिश बेहद कम हुई है, लेकिन मौजूदा वक्त में आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों पर बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी, अनुमान जाहिर किया गया था, तो कई जगहों पर बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया फर्रुखाबाद के ग्वालटोली में रहने वाली 3 बेटियों ने। केवल यूपी में ही नहीं, इन बेटियों ने प्रदेश के बाहर भी हॉकी खेलकर नाम रोशन किया। किसी को 3 बेटियां होने पर शायद फक्र ना होता हो, लेकिन फर्रुखाबाद के सच्चिदानंद को अपनी बेटियों पर फक्र है। उनकी तीनों में से 2 बेटियां ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाकर कई मेडल भी जीत चुकी हैं। इन सभी का सपना राष्ट्रीय महिला हॉकी की टीम में शामिल होकर न केवल जिले का बल्कि देश का नाम रोशन करने का इरादा है। सरकार से आर्थिक मदद दी जाते हैं कि हमारे जैसी कई लड़कियों को और मदद कर सकें वो, और आगे की पढ़ाई के लिए हमारी मदद करें। कहाँ खेल के आज आई हैं आप? कौन से जिले में? झांसी है, अलीगढ़, फैजाबाद, इटावा, लखनऊ, पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर और बरेली भी गए हैं।
इनके पिता ठेला चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, फिर भी उसमें से पैसा बचाकर इनके शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हॉकी के लिए इनके भाई और इनके कोच पूरी तरह से मदद करते हैं, लेकिन इनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। इनकी सरकार से गुजारिश है कि इन्हें आर्थिक मदद मिले, जिससे कि ये और आगे बढ़ सके। सर हमारे शील्ड्स मिले हैं और 1-2 मेडल भी मिले हैं हम लोगों को, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी खेले हैं। पापा क्या करते हैं? ठेली चलाते हैं। तो ये हॉकी खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पिताजी से अपने मिली। पिताजी से? सरकार से कोई सुविधा मिल रही है? सरकार से सुविधा तो नहीं मिल रही है, पर हमारे मतलब यहाँ के हैं सर लोग, वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जिस चीज़ की हम लोगों को जरूरत होती है वो हम लोग सर से कहते हैं तो कर देते हैं हम लोगों के लिए। सरकार से क्या मदद चाहती हैं? सरकार सर आर्थिक मदद चाहते हैं हम लोग आगे की पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई के बाद रोजाना शाम को तीनों बहनें पास के स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हैं। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी इनके हॉकी खेलने के जज्बे में कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई देती। इनके पिता से इनको हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। कोच का कहना है कि 2016 के बाद से सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हॉकी खेलने वाली लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। यही मांग करना चाहते हैं कि उनको कुछ देना लेना हो जाए, जिससे कि जो कुछ कर सकें या कुछ किसी लायक बन सकें, अपने हाथ पैर में खड़े हो जाएं। तो आप भी हॉकी खेलते थे पहले? हाँ साहब, हॉकी खेल चुके, हम भी रेसर भी रह चुके हैं जिले में। मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि हमारे जिले में जो भी जितनी भी बेटियां हॉकी खेल रही हैं उनको कुछ ना कुछ जीविका उपार्जन का कुछ ना कुछ उनका साधन बने। इसलिए मैंने उनको बोल रखा है जो भी बेटी NIS करना चाहेगी या हॉस्टल में जाएगी उसकी सारी फीस का बहन मैं स्वयं अपने खर्चे से करूँगा। इन लड़कियों के हौसले बुलंद हैं और जज्बे में भी कोई कमी नहीं है, बस इन्हें सरकार की तरफ से मदद की दरकार है। क्या पता इनमें से कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन जाए। फरुखाबाद से दीपक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रयागराज में संगम तट पर तंबुओं की नगरी पूरी तरह से आबाद है। मकर संक्रांति पर्व से गंगा की रेती पर 57 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता के रंग हर तरफ बिखरे दिखाई देते हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा यहाँ पर कई ऐसे साधु संत मौजूद हैं जो अपने नाम, वेशभूषा, पहनावे और लाइफस्टाइल को लेकर सुर्खियों में। तीर्थराज प्रयागराज में इन दिनों माघ मेले की धूम है। देश के कोने कोने से साधु संतों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। इनमें से कुछ बाबा हाईटेक और अपने अजीबोगरीब शौक के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हाईटेक शिविर में विराजमान वॉकी टॉकी बाबा से। कल्पवास के दौरान साधु संतों और कल्पवासियों को मिलाकर करीब 1000 लोग शिविर में हर समय मौजूद रहते हैं। ऐसे में वॉकी टॉकी बाबा अपने शिष्यों को बुलाने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। पूरे आश्रम पर तीसरी आंख यानी CCTV से नजर रखी जाती है। कंट्रोल रूम से आश्रम में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर बनी रहती है। लोगों को ढूंढना है, मेले में लोगों को बुलाना है, किसी को चाय दिलाना, किसी को भोजन दिलाना, तो लोग सब हम ही से कहेंगे तो हम सब कार्यकर्ताओं के पास वॉकी टॉकी की व्यवस्था किए हैं। हमें जब जरूरत पड़ती है तो उनको हम उसी मैसेज दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। साधु संत पूजा पाठ और भक्ति के लिए हमेशा से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन अब ये बाबा नए जमाने के साथ भी चलते दिखाई दे रहे हैं। माघ मेले में गूगल बाबा भी काफी मशहूर हो रहे हैं। वेबसाइट बनाना, उसको गूगल में लाना इनके काम है। ये बाबा टेक्निकल ग्राउंड से हैं। दिन भर गूगल सर्च करने की वजह से इन्हें गूगल बाबा की पदवी दी गई है। मेरा जो असली काम है वेबसाइट डेवलपमेंट और गूगल SEO करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिससे वेबसाइट गूगल के टॉप 10 रैंकिंग में आती है। तो मैं यहाँ पे टेक्निकल वाला सारा जितनी चीज़ें हैं मैं उसको कर रहा हूँ। वेबसाइट बनाना, उसको गूगल में लाना, वहाँ से कैसे ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगी, ये सारी चीज़ें करना। तो हालांकि टेक्निकल बैकग्राउंड था और मैं वही सेम काम भी कर रहा हूँ। ये है खरगोश बाबा। संगम की रेती पर चित्रकूट के माँ तारा आश्रम के महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागा जहाँ पर बैठते हैं, उनके आसन के चारों तरफ खरगोश ही खरगोश नजर आते हैं। बाबा खरगोश पालने की वजह बताते हैं कि खरगोश यानी श्वेत, जो मन की शांति का संदेश देता है। मन की तरह खरगोश भी चंचल और स्थिर होते हैं। खरगोश पालने का जो हमारा उद्देश्य है, एक तो श्वेत होते हैं ये, और श्वेत के द्वारा मन की शांति मिलती है। भगवत कृपा उसके ऊपर ज़्यादा होती है जो मन को शांत रखता है।
और खरगोश के द्वारा मन की शांति प्राप्त होती है। चंचल होते लेकिन स्थिरता को प्राप्त होते हैं। ये बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, इसीलिए इनको अपने आश्रम में पाला जाता है। इनकी सरलता, इनकी सहजता, और भगवान सरलता और सहजता से रिझते हैं, ये गुण इनके अंदर पाया जाता है। इसी कारण से हमारे मन को मोह लेते हैं और हम इनको पालते हैं, इनकी परवरिश करते हैं। माघ मेले में पहले ज्यादातर धुनी रमाए साधु संत नजर आते थे, लेकिन अब वक्त के साथ बाबा भी हाईटेक होते जा रहे हैं। लोगों की नजर इन पर पड़े और ये मशहूर हो, इसके लिए इन्होंने हाईटेक रास्ता अपनाया है। विवेक पांडे, प्रयागराज, हिंदी खबर। और इसी के साथ बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।